हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे ढूंढा जाए। हाउ टू स्पॉट मल्टी बैगर स्टॉक। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने का मतलब कूड़े के ढेर में एक सुई ढूंढने के बराबर है। उस सुई को देखने के लिए एक आंख चाहिए, एक वो नज़र चाहिए, चील की आंख चाहिए उस चीज़ को देखने के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें कैसे करता हूँ, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपका तरीका सही होना चाहिए काम करने का, आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। सब कुछ पॉसिबल है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, सब चीज़ें हमारे सामने फ्री में अवेलेबल है, सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो आज मेरे हिसाब से मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना एक इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढे जाते हैं। पहले हम जानते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब ये होता है जो स्टॉक हमें 4-5 साल में या 10 साल में मल्टीपल टाइम रिटर्न दे रहे, 2x 3x 5x 10x या 100x हो जाए। तो देखो दोस्तों, आप सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदो तो इसका मतलब यह है कि आप कोई एक बिजनेस के अंदर पार्टनर बन रहे हो, एक बिजनेस को बाय कर रहे हो। तो आपको कोशिश ये करनी है, ऐसे बिजनेस बाय करने हैं जो आज अच्छा कर रहे हैं कल और अच्छा करेंगे। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से टाइम बदल रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, उस हिसाब से वो कंपनी भी ग्रो करेगी। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन तो हर जगह है, हर चीज में कंपटीशन है। तो कंपटीशन में वो आगे निकले, पीछे ना रह जाए, अपने उसके साथ के जो बिजनेस करने वाले हैं उसको बीट करके वो आगे निकल जाए। हमें ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मेरा कुछ तरीका है, जिन पैरामीटर्स पे वो स्टॉक पूरा खरा उतरता है तो मैं उसको समझता हूँ कि ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। देखो दोस्तों, हमने अगर कोई रिसर्च करके 10 स्टॉक निकाले तो सारे के सारे मल्टी बैगर नहीं हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने बहुत रिसर्च करके 10 स्टॉक निकाले तो 10 में से 5 नहीं तो 6 मल्टी बैगर बन जाएंगे, और बाकी जो है मल्टी बैगर नहीं बनेंगे लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा देंगे आपको। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। मैं बताता हूं आपको कि मैं मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करता हूं। सबसे पहला मेरा पहला फिल्टर होता है, मैं स्टॉक के अंदर देखता हूं कि उसकी नेट सेल और ईपीएस जो है रेगुलर बढ़ रहा होना चाहिए। तो कंपनी कोई भी माल बेच रही है या सर्विस दे रही है तो वो जो चीज़ बेच रही है तो वो उसका रेवेन्यू में आएगा, वो उसकी सेल में आएगा। तो उसकी सेल अगर एनुअली 15 से 20% ग्रो कर रहा है और उसका प्रॉफिट भी 15 से 20% ग्रो कर रहा है, यानी कि ईपीएस उसका 15 से 20% ग्रो कर रहा है। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। कॉन्सिस्टेंट बेसिस पे वो 15 से 20% का ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्टॉक में दम है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका सेल और ईपीएस रेगुलर बढ़ता रहे। देखो दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक जो है ना, कोई उसके अंदर हीरे या डायमंड नहीं लगे होते कि हम उसको पहचान लें दूर से चमक से। वो एक नॉर्मल स्टॉक होता है जो कि रेगुलर बेसिस पे अपने अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है। अगर देखो दोस्तों, अगर किसी कंपनी का सेल बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेल बढ़ने का मतलब ये है, अगर कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो इसका मतलब वो क्लाइंट बढ़ा रही है अपने, या फिर वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो इसका मतलब अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रही है, तभी उसका प्रोडक्ट बन रहा है, बढ़ रहा है। या फिर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, रिटेलर बढ़ा रही है, या बाहर की कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तभी इसका सेल बढ़ रहा है। ये रिजल्ट और क्वार्टर रिजल्ट आप काफ़ी सारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक्स टाइम्स, काफ़ी सारी वेबसाइट पे ये इजीली आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट कैप 1000 करोड़ से अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स होते हैं वही मल्टी बैगर बनते हैं। तो मार्केट कैप जितना कम होगा तो इसका मतलब उसके अंदर बढ़ने की क्षमता और ज़्यादा है। अब जैसे लार्ज कैप स्टॉक उठा के देखें, आप बड़े बड़े स्टॉक उठा के देखें, जैसे टीसीएस है और रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह है। एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ उनके, कि ये स्टॉक भी किसी ज़माने में इनकी मार्केट कैप भी 1000 करोड़ या फिर 2000 करोड़ तक हुआ करती थी। आज की डेट में इतनी हो गई। तो जो छोटा बिजनेस होगा उसकी मार्केट कैप कम होगी, तभी उसके अंदर ग्रोथ अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद डिविडेंड पेइंग स्टॉक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, एनुअल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे के भी रिवॉर्ड करे। क्योंकि क्या है, देखो हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो हम कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको डिविडेंड मिले, डिविडेंड के रूप में हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिले। जैसे सपोज कर लीजिए हम कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाते हैं, तो प्रॉपर्टी तो हमारी एक एसेट है और उस पर हर महीने एक बेसिस पे हमको रेंट मिलता है, और जैसे जैसे प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते हैं वैसे वैसे रेंट भी बढ़ता जाता है, तो हमारी इनकम बढ़ती जाती है। मेन जो एसेट है, हमारी एसेट तो पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी तो हमारी पड़ी है, जो एक्स्ट्रा इनकम है हमको रेंट के रूप में आता है। तो इसी तरीके से हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो शेयर तो हमारी एसेट है। अब कंपनी अपने बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर साल शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। जो कंपनी अच्छी होती है, जैसे जैसे उसके प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ाती जाती है। उसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो,
दोस्तों डेट जो होता है ना, एक किस्म का फांसी का फंदा होता है कंपनी के लिए। जिस कंपनी की बैलेंस शीट में जितना कम डेट होगा वो उतनी अच्छी होती है इन्वेस्टमेंट वाइज। अगर डेट फ्री हो तो बहुत अच्छा है। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि डेट फ्री कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ। देखो दोस्तों, डेट फ्री कंपनी ढूंढना जनरली आपको लार्ज कैप की कंपनियां मिलेंगी जो डेट फ्री हैं, या मिड कैप की भी थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां हैं उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब कोई बिजनेस है, बिजनेस सेटअप हुआ, तो उसको फैक्ट्री लगाने के लिए और अपने खर्चे चलाने के लिए शुरू में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेट तो उसकी बैलेंस शीट में होगा। तो आपको ये देखना है कि रेगुलर बेसिस पे कंपनी अपने डेट को मेंटेन कर रही है, अपने खर्चे कम कर रही है, और अपने को बिजनेस को एक्सपेंड करने में किस हिसाब से काम कर रही है। तो ये सब आपको बैलेंस शीट में आराम से देखने को मिल सकता है। और कई सेक्टर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर डेट बहुत होता है, जैसे कि आप एनर्जी सेक्टर देखेंगे, या फिर आप मेटल सेक्टर देखेंगे, स्टील सेक्टर अपना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेट होता है। तो आपको ये चेक करना है कि डेट है कंपनी की बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी जो है डेट को अच्छे से मेंटेन कर रही है, अपना कर्जा रेगुलर उतार रही है, बैंक से जो कर्जा ले रखा धीरे धीरे करके उतारती जा रही है, कोशिश कर रही है अपनी एसेट बढ़ा रही है, तो वही कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होती है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को लें, अगर वो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छा है तभी वो डेट को भी ठीक से कम करेगा और कंपटीशन को भी बीट कर पाएगा। दोस्तों, आज हर सेक्टर में हर जगह कंपटीशन है। आप एक चप्पल खरीदने जाएं चाहे एक चड्डी खरीदने जाएं, आपको हर जगह एक कंपटीशन मिलेगा। कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसकी सर्विस कितनी अच्छी है, और मार्केट में कौन जीत रहा है कंपटीशन के अंदर। कहने का मतलब यह है किसका मैक्सिमम शेयर है, जिसका सबसे ज़्यादा माल बिक रहा होगा वही उसी के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेंगे, उसी की सेल ज़्यादा बढ़ेगी। तो कहने का मतलब आपको देखना है मैनेजमेंट कितना ग्रीडी है, कितनी भूख है उसको बिजनेस और सेल को बढ़ाने की अपनी। उसके बाद बुक वैल्यू बेसिकली क्या होती है, देख जैसे कंपनी का आईपीओ आया, कंपनी ने पैसा जुटाया प्राइमरी मार्केट से, उस पैसे को हमने कंपनी ने जो बिजनेस किया वो बढ़ा पैसा आगे, जो कंपनी के रिजर्व हैं उन सब चीज़ों को हम जब मिला देते हैं और मिलाने के बाद जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो एक बुक वैल्यू निकलती है। जैसे जैसे कंपनी में ग्रोथ आती जाती है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कंपनी के रिजर्व बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे बुक वैल्यू भी कंपनी की बढ़ती जाती है। तो बुक वैल्यू हमको ये बताता है कि असली में कंपनी की असली कीमत क्या है। हम ये कह सकते हैं कि बुरे से बुरे हालात में इसकी ये वैल्यू तो निकल के आएगी आएगी। जैसे हम बोलते हैं कि खटारा स्कूटर है मेरा, अगर मैं उसको बेच दूंगा लोहे में भी तो इतनी कीमत तो निकल के आनी ही आनी है। तो बुक वैल्यू हमेशा अगर एनुअल बेसिस पे 12 से 15% बढ़ रही है तो एक अच्छा माना जाता है। उसके बाद पी रेशियो। स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, उसका वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। पी बेसिकली हमको ये बताता है कि स्टॉक प्राइस कितना गुना प्रीमियम पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है अपनी अर्निंग से। तो मेरे हिसाब से 10 से 15 के बीच में अगर हो तो एक सही माना जाता है, सही टाइम होता है मेरे हिसाब से उस बिजनेस को बाय करने का। मैं ऐसे स्टॉक को हमेशा बाय करता हूँ। मैं जनरली वैसे अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर ये सारी चीज़ें पूरी हो रही है, अगर 20 की पी पे मिलता है तो भी मैं ले लेता हूँ, लेकिन अगर 30-35 की पी हो गई तो हम कहते हैं कि ओवर वैल्यूड हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, पी जब भी आप देखें तो सेक्टर की पी जरूर देखें। कई सेक्टर की पी, कई ऐसे सेक्टर हैं जिनकी पी 10 तक ही है, तो कई ऐसे सेक्टर हैं जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, उनकी हाई पी स्टॉक्स होते हैं, उसमें भी आपको देखना होगा कौन सा आपको सस्ते में मिल रहा है। और सस्ते में मिल रहा है तो उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न है कि कंपटीशन ज़्यादा फेस कर रहा है इसलिए सस्ते में मिल रहा है, या फिर मार्केट में अच्छी करेक्शन आ गई, एक अच्छे फेयर वैल्यू पे वो मिल रहा है, तो वो फिर वो अलग बात होती है। इस चीज़ को भी आपको सेक्टर वाइज पी को, इंडस्ट्री पी से आपको हमेशा देखना होगा। उसके बाद आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिटेल में समझ लीजिएगा उस चीज़ को। फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आरओई अगर 20 से 25 के बीच में है एनुअल बेसिस पे तभी मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, अदरवाइज मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ पैरामीटर है, अगर इन चीज़ों पे खरा उतरता है स्टॉक तो मैं उस स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक कहता हूँ कि हाँ ये बन सकता है, इसमें क्वालिटी है मल्टीबैगर वाली। इसके साथ एक सबसे बड़ी चीज़ जो है रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपनी पूरी स्टडी कर लेते हैं लेकिन वो उसको होल्ड नहीं कर पाते। सबसे बड़ी गलती देखो दोस्तों, जो मल्टीबैगर स्टॉक जो होता है ना वो हर स्टेज को पार करेगा। वो अगर सपोज कर लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये का है, 100 से 150 होगा, फिर थोड़ा करेक्ट होगा, 130 आएगा, फिर 180 होगा, फिर 200 होगा, तो मतलब हर स्टेज को पार करेगा। उसमें कई बार करेक्शन आएगी, वो आपको डराएगा कि भाई अब मैं और नहीं बढ़ने वाला हूँ, अब मैं नीचे आऊँगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको फंडामेंटल देखने हैं, अपनी स्टडी देखनी है, आप ये रिजल्ट रेगुलर ट्रैक करते रहना है, तभी आप लंबे रन में रिटर्न कमा पाएंगे। अगर आप डर जाएंगे बीच में तो आप वो मोटा मलाई जो है स्टॉक के अंदर नहीं खा पाएंगे। आज की डेट में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कई स्टॉक ऐसे हैं जो इस लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं
वो हो सकता है शायद मल्टी बैगर बन जाए। कुछ 2-3 स्टॉक मेरे नज़र में आए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो आप भी समझ पाएंगे कि वो कौन से स्टॉक हैं, आप भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। दोस्तों आप कोशिश कीजिए, ऐसे स्टॉक को ढूंढने की कोशिश कीजिए जिनको गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही हैं, जिन सेक्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर पे पीछे भी सपोर्ट कर रही थी, काफ़ी अच्छी सारी न्यूज़ आई थी, कई स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो उसी तरीके से आप देखिए आज की डेट में एनर्जी सेक्टर पे गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही है। उस सेक्टर में देखिए कुछ स्टॉक ऐसे मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं एक आधा स्टॉक मिल जाएगा। जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी पीछे फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ से भी कई स्टॉक मल्टी बैगर बन गए। तो आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन से स्टॉक को सपोर्ट कर रही है, कौन से सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं, वहीं से मल्टी बैगर निकलेंगे आपको। और साथ ही आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो रॉ मटेरियल है, कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसका रॉ मटेरियल सस्ता है। अगर वो सस्ता होगा तभी कंपनी की जो है कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो डेट वेट कंपनी ने बैलेंस शीट में है वो भी धीरे धीरे जल्दी से उतारती जाएगी। और ईपीएस बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, हमारे प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, तो तभी स्टॉक प्राइस भी मार्केट में बढ़ेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा जानकारी वाला वीडियो था। ये वीडियो से मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया। ये किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज है। आप किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी करें, और अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।